मैं डायरेक्टर की रिमूवल के बारे में बात करूं तो आता है सेक्शन 169 ऑफ कंपनी एक्ट हमें याद। सेक्शन 169 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को जब अप्लाई करते हैं तो कुछ और सेक्शन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे कि सेक्शन 102, 115, 149, 152, 160, 161, 163, 167, 169, 242। सेबी का LODR क्या कहता है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 और 2 क्या कहता है, फॉर्म DIR 11 जो कि रिटायर हो रहा है उस डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भरने की, और DIR 12 कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भरने की, और MGT 14 जो कि कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भरने की। सब इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं डायरेक्टर के रिमूवल के बारे में बात करूं और डायरेक्टर को कैटेगरी वाइज बांटूं तो ट्राइब्यूनल डायरेक्टर को अपॉइंट करता है, कुछ डायरेक्टर को ट्राइब्यूनल अपॉइंट करता है अंडर सेक्शन 242। इसे शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं उन्हें भी शेयर होल्डर रिमूव नहीं कर सकते अंडर सेक्शन 169। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट होते हैं, उसके बाद वो री अपॉइंट हो सकते हैं। उनका कैपेसिटी है कि हाँ वो वापस री अपॉइंट हो जाए। अगर वो री अपॉइंट होते हैं तब ऐसे केस में शेयर होल्डर के पावर है कि उसे रिमूव कर दे बाय SR स्पेशल रेजोल्यूशन। नॉमिनी डायरेक्टर जनरली जो लोग बैठाते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड में, तो वो लोग के पास पावर होता है उसे हटाने का, ना कि शेयर होल्डर का। रेस्ट कैटेगरी वाले डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव जो रेस्ट कैटेगरी आते हैं, उन सबको अंडर सेक्शन 169 के अंदर हटाया जा सकता है। उन सब डायरेक्टर्स को अंडर सेक्शन 169 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हटाया जा सकता है। सेक्शन 169 कहता है removal of director. A company may by ordinary resolution remove a director not being a director appointed by tribunal under section 242. यानी ट्राइब्यूनल जो से अपॉइंट करता है डायरेक्टर उसको छोड़ के, अंडर सेक्शन 242 में जिसे अपॉइंट किया उसे छोड़ के और कोई डायरेक्टर है तो उसे रिमूव कर सकता है बाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस आफ्टर गिविंग हिम अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यानी जितने टाइम पीरियड के लिए भी वो डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था उससे पहले, वो टाइम पीरियड खत्म होने से पहले रिमूव कर सकते हैं बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और जब उसे रिमूव करेंगे तो हम उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड यानी अपना पक्ष रखने का मौका भी देंगे। बस हम किसे रिमूव नहीं कर सकते, जिसे ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया है एज अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 242। साथ में ये कहा है प्रोवाइडेड दैट द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रीअपॉइंटेड फॉर सेकेंड term under subsection 10 of section 149 shall be removed by the company only by passing a special resolution and after giving him a reasonable opportunity of being heard. अब बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो सेकंड टर्म के लिए, यानी फर्स्ट टर्म, यानी जितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट हुआ था वो पीरियड खत्म हो गया, फिर वो टर्म खत्म होने के बाद 4 साल 5 साल जो भी टर्म पीरियड के लिए अपॉइंट हुआ था वो खत्म हो गया, फिर वापस से वो रीअपॉइंट हो रहा है सेकंड टर्म में, तब ऐसे केस में उसका पीरियड खत्म होने से पहले हम चाहे तो, शेयर होल्डर चाहे तो उसे हटा सकते हैं बाई स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन फ्रेंड्स आपको पता होगा 75% एटलीस्ट वोट आएगा तब माना जाएगा कि हाँ पास हुआ है, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए माना जाता है कि एटलीस्ट 51% चाहिए, यानी 50 से ज़्यादा होना चाहिए, तब माना जाएगा कि हाँ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है। आगे लिखा है provided further that nothing contained in this subsection shall apply where the company has availed itself of the option given to it under section 163 of to appoint not less than 2/3 of total number of directors according to the principle of proportional representative. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू जो लोग डायरेक्टर बनते हैं ऐसे लोगों को भी अंडर सेक्शन 169 हम लोग शेयर होल्डर लोग रिमूव नहीं कर सकते। जिसे ट्राइब्यूनल ने अपॉइंट किया है, जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू आए हैं या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो ऐसे केस में उनको 169 के अंदर रिमूव नहीं कर सकते। हाँ, पर अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वो सेकंड टर्म में है, यानी फर्स्ट टर्म उनका जो भी था खत्म हो चुका है, सेकंड टर्म है उनका ऑफिस का, तब हम यानी शेयर होल्डर्स लोग उसे रिमूव कर सकते हैं उसका टाइम पीरियड खत्म होने से पहले। वो जितने भी टर्म के लिए अपॉइंट हुआ था वो पीरियड खत्म होने से पहले उसे रिमूव किया जा सकता है बाय स्पेशल रेजोल्यूशन। नहीं तो रेस्ट केस में हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से रिमूव कर सकते हैं।
फिर बताया है पॉइंट 2 में, अ स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड ऑफ एनी रेजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन और टू अपॉइंट समबडी इन प्लेस ऑफ अ डायरेक्टर सो रिमूव एट द मीटिंग एट विच ही इज रिमूव्ड। यानी एक स्पेशल नोटिस चाहिए होगा अगर आप किसी डायरेक्टर को रिमूव करना चाहते हैं, तो शेयर होल्डर्स को जो एक स्पेशल नोटिस सर्व करना पड़ेगा कंपनी को। साथ में ये भी कहा गया है अगर आप रिमूव करके किसी और को लाना चाहते हैं तो इसके लिए भी, इस बात को भी आपको स्पेशल नोटिस में लिखना पड़ेगा कि हाँ हम इसे रिमूव करके दूसरे बंदे को बैठाना चाहते हैं एज ए डायरेक्टर। आप ऐसा नहीं कर सकते कि नोटिस बुलाया, स्पेशल नोटिस दे दिया, कहा कि हाँ हम इस डायरेक्टर को निकालना चाहते हैं, फिर अचानक से उस मीटिंग में ही आप दूसरे डायरेक्टर को लेके आ जाओ, बोलो कि हाँ हम इसे यहाँ पे बैठाना चाहते हैं। ये पॉसिबल नहीं है। आपको स्पेशल नोटिस में साफ लिख के देना पड़ेगा कि हाँ इसे रिमूव करना चाहते हैं, उसके बदले दूसरे को अपॉइंट करना चाहते हैं, तब वो अपॉइंटमेंट वैलिड होगा। ऑन रिसीप्ट ऑफ नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन टू रिमूव अ डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन, एक बार कंपनी को नोटिस मिल गया, स्पेशल नोटिस शेयर होल्डर से कि हाँ फलाना डायरेक्टर को हम लोग हटाना चाहते हैं, द कंपनी शैल फोर्थविथ सेंड अ कॉपी thereof to the director concerned, and the director, whether or not he is a member of the company, shall be entitled to be heard on the resolution at the meeting। यानी कंपनी को जब एक स्पेशल नोटिस मिला कि हाँ हम फलाना डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं, तब कंपनी क्या करेगा, उस नोटिस का एक कॉपी उस डायरेक्टर को सर्व कर देगा जिसे रिमूव करने के बारे में बात कहा जा रहा है। और वो डायरेक्टर जैसे ही उसे मिले ये नोटिस कि हाँ उसे निकाला जा रहा है, वो उसका अधिकार है कि वो एक रिप्रेजेंटेशन लिख के दे कि क्यों उसे ना निकाला जाए, अपना पक्ष जो भी है वो एक लेटर में लिख के कंपनी को दे। कंपनी उसे सर्कुलेट करेगा उस मीटिंग में, उस शेयर होल्डर्स को, जो लोग उस मीटिंग में आएंगे वोट करेंगे, उन सबको सर्कुलेट करेगा। और साथ में उस डायरेक्टर का हक है कि भले वो उसके पास शेयर है कि नहीं है, डजेंट मैटर, बट जिस मीटिंग में उसे रिमूव किया जा रहा है उस मीटिंग को अटेंड करने का उसका राइट है, वहाँ पर जाके रिप्रेजेंटेशन देने का राइट है उस डायरेक्टर को। When notice has been given of the resolution to remove a director under this section and the director concerned makes with respect thereto representation in writing to the company and requests its notification to member of the company shall if the time permitted to do so। यानी कंपनी का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जब उसे ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन मिले डायरेक्टर से कि हाँ अपना पक्ष लिख के दिया है उसने, तो वो सर्कुलेट करे बाकी मेंबर्स को कि ये उसने लिख के दिया है, डायरेक्टर का ये कहना है इस बारे में। इन एनी नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन गिवन टू मेंबर ऑफ द कंपनी स्टेट द फैक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन हैविंग बीन मेड। तो जनरली कंपनी क्या करता है, जब नोटिस देता है मीटिंग का, साथ में अटैच करके दे देता है कि हाँ ये ऐसा रिप्रेजेंटेशन आया है सामने वाले बंदे से। Send a copy of representation to every member of the company to whom notice of the meeting is sent, and if a copy of representation is not sent as a faucet due to insufficient time or for the company default, the director may, without prejudice to his right to be heard orally, require that the representation shall be read out at the meeting। Suppose किसी भी कारणवश अगर कंपनी सर्कुलेट नहीं कर पाता क्योंकि लिए उसे लेट से मिला रिप्रेजेंटेशन ऐसा कुछ, तो उस डायरेक्टर का अधिकार है कि वो चाहे तो उस मीटिंग में उसके रिप्रेजेंटेशन को, लेटर को रीड किया जाएगा, सुना जाएगा, और वो ओरली तो देगा ही अपना जो भी रिप्रेजेंटेशन, वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी सर्कुलेट किया जाएगा उस मीटिंग में। प्रोवाइडेड दैट कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी सेंड आउट एंड द रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी रीड आउट एट द मीटिंग इफ on the application either of the company or of any other person who claim to be aggrieved, the tribunal is satisfied that the right conferred by this subsection are being abused to secure needless publicity for defamatory matters, and the tribunal may order the company cost on the application to be paid in whole or in part by the director, notwithstanding that he is not a party to it। So कहा यह जा रहा है कि सपोज जो ये रिप्रेजेंटेशन है किसी कंपनी को या कंपनी किसी मेंबर को लगता है, किसी को ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है रिप्रेजेंटेशन ये बेकार का ही वो कर रहा है, यानी उसमें नीडलेस बातें लिखी, वो पब्लिसिटी गेन करने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए कर रहा है, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है इस लेटर का, अब्यूज़ कर रहा है, अपने इस अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वो ट्राइब्यूनल को बता सकता है कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है। अब ट्राइब्यूनल का ये राइट है, उसका अधिकार है, ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा कि हाँ वैसा सच में हो रहा है कि नहीं। अगर लगेगा ट्राइब्यूनल को कि हाँ यहाँ पर राइट का मिसयूज़ हो रहा है, तो वो ट्राइब्यूनल क्या करेगा, ये राइट छीन लेगा डायरेक्टर से और वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे नहीं पाएगा कंपनी को।
कंपनी के शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन दे नहीं पाएगा। साथ में ये भी कहा गया है कि अब अगर ट्राइब्यूनल को ये लगा कि हाँ ये नीडलेस पब्लिसिटी या अब्यूज़ हो रहा है राइट का, तो जिसने भी एप्लीकेशन किया था उसका जो भी कॉस्ट बैठा था वो पे कौन करेगा? ये डायरेक्टर पे करेगा। ये ऐसा इसलिए लगाया गया है फ्रेंड्स, ताकि ये डायरेक्टर इस अधिकार का मिसयूज़ ना करे, और जब मिसयूज़ करे तो उसे ये ध्यान में रहे कि अगर ट्राइब्यूनल के पास ये बात चला गया कि मैं मिसयूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इसका कॉस्ट भी बेयर करना पड़ेगा जो सामने वाला पार्टी दे रहा है। सो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ये वाला सेक्शन बनाया गया है। A vacancy created by removal of a director under this section may, if he had been appointed by the company in general meeting or by the board, be filled by the appointment of another director in his place at the meeting at which he is removed, provided special notice of the intended appointment has been given under this subsection 2। यानी अब जब किसी डायरेक्टर को रिमूव किया जा रहा है तो वहाँ वैकेंसी हो रही है, तो स्पेशल नोटिस जो आया था जिसमें कहा गया था कि हाँ इस फलाना डायरेक्टर को रिमूव किया जा रहा है, उसमें अगर लिखा हुआ है कि हाँ उसे रिमूव करके किसी और डायरेक्टर को, इस डायरेक्टर को बैठाया जा रहा है, ये नाम है, अगर ऐसा डिटेल दिया हुआ है, तभी उस मीटिंग में इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है, उसे अपने नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है। अगर पहले से स्पेशल नोटिस नहीं दिया हुआ था आने वाले डायरेक्टर का, तो वो उसकी जगह नहीं ले सकता, उस मीटिंग में नहीं ले सकता। A director so appointed shall hold office till the date up to which his predecessor would have held office if he had been not been removed। So अगर कोई किसी का प्लेस लेके बैठता है एज ए डायरेक्टर, सो वो तभी तक बैठ सकता है जब तक उसके पहले जो बैठा था वो जितने पीरियड के लिए होल्ड करता है। सपोज एक डायरेक्टर 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, 2 साल बाद रिमूव कर दिया गया, तो 3 साल अभी भी उसका बचा था पीरियड। सो नया डायरेक्टर जो उसकी जगह ले रहा है वो सिर्फ 3 साल सर्व करेगा, ताकि वो टोटल 5 ईयर कवर हो जाए, उसके बाद उसे वो पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। फिर पॉइंट 7 है, इफ द वैकेंसी इज नॉट फिल्ड अंडर सबसेक्शन 5 इट मे बी फिल्ड बाय कैजुअल वैकेंसी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर हु वाज रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड एज द डायरेक्टर बाय द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स। अब सपोज कि चलो रिमूव कर, स्पेशल नोटिस नहीं दिया गया था, सामने वाले बंदे को रिमूव भी कर दिया गया, अब वो पोस्ट को फिल नहीं किया गया। सो ऐसे केस में क्या होगा, अगर उस पोस्ट को फिल नहीं करेंगे तो वो कैजुअल वैकेंसी की तरह फुलफिल किया जा सकता है। कैजुअल वैकेंसी जैसा हम लोग की जानते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कैजुअल वैकेंसी को फिल करने का। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी को डायरेक्टर बना के वहाँ बैठा सकते हैं, पर उस इंसान को नहीं जिसे वो लोग रिमूव कर रहे हैं, जिसे शेयर होल्डर्स ने रिमूव किया है उसी को वापस को बैठा नहीं सकते, बाकी किसी और को जेन्युइन लोग को बैठा सकते हैं एज ए डायरेक्टर। Notwithstanding in this section shall be taken, nothing in this section shall be taken, so as depriving a person removed under this section of any compensation or damage payable to him in respect of the termination of his appointment as director as per the term of the contract or terms of the appointment as a director or of any other appointment terminating with that as director। so इसमें ये बोला जा रहा है nothing in this section shall be taken, यानी इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं माना जाएगा उस बंदे का जो रिमूव हो रहा है उसका राइट छीना जा रहा है। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग जानते हैं जब किसी को अपॉइंट करते हैं तो एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट में कंपनसेशन के बारे में भी लिखा जाता है। सो अगर कोई कंपनसेशन मिलने वाला था तो उसे वो दिया जाएगा। जनरली लिखते हैं कि अगर आपको 5 साल का टर्म है, अगर आपको उससे पहले निकाला जाएगा तो आपको इतना, अगर जल्दी निकाल देंगे तो आपको कंपनसेशन इतना देंगे। तो अगर कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में था तो उस बंदे को वो उसका अमाउंट मिलेगा, सो वो सिर्फ छीना नहीं जाएगा अगर आप उसको रिमूव कर रहे हो। चलिए, ये सब तो हमने सेक्शन में पढ़ लिया 169 में क्या था। अब प्रोसेस वाइज अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, स्पेशल नोटिस बाय मेंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया एक स्पेशल नोटिस देगा मेंबर लोग। स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड टू रिमूव अ डायरेक्टर और टू अपॉइंट समबडी इन प्लेस ऑफ अ डायरेक्टर सो रिमूव। फ्रेंड, जैसे कि मेरे पास स्पेशल नोटिस ज़रूरी है रिमूव करने के लिए भी और उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करने के लिए भी उस मीटिंग में, at the meeting at which he is removed. Such notice shall be sent by member of the company not earlier than 3 months but at least 14 days before the date of the meeting at which the resolution is to be moved, exclusive of the day on which the notice is given and the day of the meeting. Disclosure to the stock exchange. Stock exchange को भी बताना पड़ता है फ्रेंड। लिस्टेड कंपनी के केस में लिस्टेड कंपनी को बताना पड़ता है कि हाँ उसे स्पेशल नोटिस मिला है और उसके पास 24 घंटे रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करने के लिए, वो उसे इन्फॉर्म कर दे
कि ऐसा एक नोटिस मिला है और इसके बारे में कंपनी को वेबसाइट में भी डालना पड़ता है विद इन 2 वर्किंग डेज. So listed company shall submit a disclosure of receipt of special notice to remove a director to the stock exchange within 24 hours of the receipt of the notice. नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है एंड पोस्ट द सेम ऑन द वेबसाइट, और अपनी वेबसाइट में विद इन 2 वर्किंग डेज के अंदर डालना पड़ता है. ऑब्टेन रिटन कंसेंट एंड डिक्लेरेशन फ्रॉम द प्रपोज डायरेक्टर. अब सपोज स्पेशल नोटिस में आपने कह दिया कि हाँ हम इस बंदे को रिमूव कर रहे हैं और इसकी जगह किसी और को लेके आ रहे हैं. सो अगर ऐसा कहा है आपने तो क्या करना पड़ेगा, आने वाले जिससे आप ला रहे हैं उससे कंसेंट, जो जो डिक्लेरेशन चाहिए होते हैं अपॉइंटमेंट के टाइम में, जैसे DIR-2 होता है, DIR-8 होता है, जो जो चाहिए होता है वो चीज़ साथ में रेडी रखें. इफ़ मेंबर्स सेंड अ स्पेशल नोटिस फॉर अपॉइंटिंग अ न्यू डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द वन हु इज प्रपोज टू बी रिमूव, देन सच नोटिस शैल बी अकम्पेनिड बाय अ डिपॉजिट. कुछ डिपॉजिट अमाउंट रखना पड़ता है, 1 लाख पर कैंडिडेट, एंड अलॉन्ग विद दैट द प्रपोज डायरेक्टर हैव टू सबमिट DIR-2, DIR-8, जो जो डिक्लेरेशन, जो जो कॉपी चाहिए वो रेडी रखना चाहिए. इसके बारे में डिटेल में आपको सेक्शन 142 आई मीन टू से सेक्शन 152 और 160 में मिल जाएगा ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में. आप देखोगे तो डिटेल में दिया हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे. सो मीटिंग बुलाना पड़ता है. ऑन रिसीप्ट ऑफ द स्पेशल नोटिस कंपनी शैल इशू नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग. सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होगा जिसमें बात किया जाएगा, डिसाइड किया जाएगा एटलीस्ट 7 डे बिफोर द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग. यानी नोटिस दिया जाता है बोर्ड मीटिंग का 7 दिन पहले, सारे डायरेक्टर को बता दिया जाता है कि हाँ इस दिन बोर्ड मीटिंग रखा जा रहा है. शॉर्ट नोटिस कैन बी इशूड इन केस ऑफ अर्जेंट बिजनेस. अर्जेंट बिजनेस में शॉर्ट नोटिस अलाउड है, पर उसके भी कंडीशन है, एक कंडीशन फुलफिल होगा तभी ये शॉर्ट नोटिस अलाउड किया जाता है. एजेंडा जनरली नोटिस में जो आप नोटिस देते हो मीटिंग का, उसके साथ एजेंडा भी जनरली प्रैक्टिस से दिया जाता है. नोट्स टू एजेंडा दिया जाता है एंड ड्राफ्ट रेजोल्यूशन विद द नोटिस. अब बोर्ड मीटिंग हेल्ड करोगे, उसके बाद क्या करोगे, टू टेक नोट ऑफ द स्पेशल नोटिस फॉर रिमूवल ऑफ डायरेक्टर गिवन बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड forthwith send a copy thereof to the director concerned and he shall be entitled to be heard on the resolution at the meeting. To fix a day, date, time, venue for holding general meeting of the company, to approve the draft notice of general meeting and to authorize CS, CFO, any director of the company to issue the notice of the general meeting. So सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होता है. नोटिस आ गया, बोर्ड मीटिंग होगा. बोर्ड मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि किस दिन जनरल मीटिंग करना है, क्या क्या उसमें लिखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब के बारे में करके एक नोटिस तैयार किया जाएगा और एक जन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा कि हाँ आप CS हो, CFO हो या कोई डायरेक्टर को दिया जाएगा कि आप जनरल मीटिंग का नोटिस और ये सब तैयार का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Where it is not practical to give the notice in the same manner as it gives notice to general meeting, the notice shall be published at least 7 days before the meeting in English newspaper and in vernacular language in a vernacular newspaper, both having wide circulation in the state where the registered office of the company is situated, and the such notice shall also be posted on the website of the company. So इस EGM के बारे में आपको, अगर आप शेयर उसको नहीं भेज पा रहे तो एटलीस्ट पब्लिश करना पड़ेगा आपको 2 न्यूज़पेपर में. जनरली कंपनी क्या करती है, न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करती है और लेटर भी नोटिस का सेंड करती है. सो जैसे कि मैंने बताया 2 न्यूज़पेपर में करना पड़ता है. नोटिस शैल स्पेसिफाई द डेट, डे कौन सा होगा, डेट क्या होगा, टाइम, फुल एड्रेस ऑफ द वेन्यू ऑफ द मीटिंग एंड कंटेन अ स्टेटमेंट ऑन द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग. फिर जनरल मीटिंग होगा वहाँ, उसके बाद उसमें ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि हाँ इस बंदे को हम लोग रिमूव कर रहे हैं. उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी मिलेगा. लिस्टेड कंपनी शैल डिस्क्लोज द प्रोसीडिंग ऑफ जनरल मीटिंग में जो जो हुआ डिक्लेरेशन, वो सारी चीज़ जो भी निकल के आया वो स्टॉक एक्सचेंज को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है. लिस्टेड कंपनी के केस में ऐसा होता है कि इन्फॉर्म करना पड़ता है विद इन 24 आवर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग एंड द सेम शैल बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी विद इन 2 वर्किंग डेज. इसके बारे में आपको सेबी के LODR रेगुलेशन में मिल जाएगा. सो लिस्टेड कंपनी शैल इन्फॉर्म द स्टॉक एक्सचेंज अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर विद इन 24 आवर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ जनरल मीटिंग एंड द सेम शैल बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट. इसके बारे में भी सेबी के LODR रेगुलेशन में मिलेगा. लिस्टेड कंपनी शैल सबमिट टू द स्टॉक एक्सचेंज द डिटेल ऑफ द वोटिंग रिजल्ट विद इन 48 आवर from the conclusion of the meeting and the post the same on the website of the company. इस सब के बारे में सेबी के LODR में लिखा हुआ है. Prepare the minutes of general meeting, get them signed and compile accordingly. MGT 14 फाइल करना पड़ता है.
ROC को विदिन 30 डे ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर रिमूव, जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर आप सेकेंड टर्म में उसका चल रहा है उस समय आप रिमूव करते हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन जैसे कि मैंने बताया लेना पड़ता है और MGT 14 भी फाइल होगा। और सर्टिफाइड ट्रू कॉपी जाता है जब फाइलिंग करोगे, नोटिस का कॉपी, अटेंडेंस शीट, एनी अदर अटैचमेंट जो भी लिखा हो MGT 14 के साथ अटैचमेंट दिया जाएगा। DIR 12 विदिन 30 डेज़ के अंदर फाइल करना पड़ता है। यानी टैक्स को जब रिमूव किया जा रहा है उस मीटिंग में, जिस मीटिंग में रिमूव किया वहाँ से 30 दिन का टाइम रहता है DIR 12 फाइल करने के लिए। तो विदिन 30 डेज ऑफ जनरल मीटिंग फाइल करना पड़ता है ROC को DIR 12। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंपनी फाइल करे। DIR 12 में फ्रेंड्स जिससे आप रिमूव कर रहे हैं उसके बारे में और जिससे उसकी जगह अपॉइंट कर रहे हैं, अगर कोई ऐसा है बंदा, तो वो भी एक ही फॉर्म में भर के दिया जाता है। इसकी जो फीस है वो देनी पड़ती है। DIR 12 में फ़ीस लगती है। मेकिंग नेसेसरी एंट्री रजिस्टर ऑफ मेंबर में रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर में आपको प्रॉपर एंट्री करना पड़ता है। MBP4 दैट इज़ कंपनी शुड मेक नेसेसरी entries regarding appointment, removal of director in register of director and key managerial person and register of contracts and arrangement। जो contracts और arrangement का जो register है that is MBP4 in which director are interested, उसमें भी अगर कुछ है तो MBP4 भी आपको अपडेट करना पड़ता है। प्रैक्टिकल्स फ्रेंड, प्रैक्टिकल में अगर लिस्टेड कंपनी की बात करूँ तो रिसेंट में मुझे ध्यान आ रहा है टाटा मोटर्स। सो टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर ये केस हुआ था, एक डायरेक्टर को रिमूव किया गया था। उससे रिलेटेड एक नोटिस मीटिंग से रिलेटेड EGM बुलाया गया था, तो उसका ये नोटिस है जैसा कि आप देख रहे हो, ये टाटा मोटर्स लिमिटेड का है। डियर मेंबर से चालू है। नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग EGM of Tata Motors Limited on the requisition of Tata Sons Limited, which hold 26.51% of voting capital of the company, will be held on Thursday, December 22, 2016 at 3 PM at address दे दिया गया जाता है to transact the following business, special business। item number 1, दो आइटम थे, एक था removal of Mr. Cyrus P. Mistry as a director और दूसरा था removal वाला वाडिया एज अ डायरेक्टर, उन्हें रिमूव किया जाता है। मिस्टर वाडिया को रिमूव किया गया था। ये रहा आइटम नंबर 2, रिमूवल ऑफ मिस्टर MR नुस्ली एंड वाडिया एज अ डायरेक्टर। सो ये दो पॉइंट पे डिस्कस करने के लिए, रिमूव करने के लिए एक EGM बुलाया गया था। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो नोटिस होता है, स्पेशल नोटिस, ये हर कोई शेयर होल्डर नहीं दे सकता। एक लिमिट होता है कि इतने लोग मिनिमम चाहिए अप्लाई करने के लिए कंपनी को। कोई सिंगल बंदा आके कह दे कि हाँ इसे रिमूव करना है, ऐसा नहीं होता है। पर्टिकुलर परसेंटेज है, इतनी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, इतनी अमाउंट की होनी चाहिए, तब जाके बंदा ऐसा स्पेशल नोटिस के लिए कंपनी को अप्लाई कर सकता है। सो जैसे कि आप देख रहे हो, ये वो नोटिस है EGM का जो कंपनी को, डियर मेंबर्स, ये कंपनी नोटिस दे रही है, मीटिंग के बारे में बता रही है और ये 2 पॉइंट है, इस पॉइंट पे मीटिंग होगा, इस पर बताया जा रहा है। साथ में मीटिंग में वोटिंग किस तरह से होगी उसके बारे में भी डिटेल जानकारी नोटिस में दिया हुआ रहता है। साथ में नोटिस के साथ दिया है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। कंपनी को एक स्पेशल नोटिस जो मिला था उसका एक कॉपी भी दिया जाता है यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हो, इशू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड को इशू of special notice and requisition under the applicable provision of Company Act 2013 and rule framed thereunder for convening an EGM extraordinary general meeting of the shareholder of Tata Motors Limited. Tata Sons Limited is a shareholder of Tata Motors Limited and hold as on the date of this letter इतना शेयर ordinary शेयर होल्ड करता है, रिप्रेजेंटिंग इतना वोटिंग पावर ऑफ द टाटा मोटर्स, इतना वोटिंग पावर है, इतना ये है शेयर्स है अमाउंट का। Pursuant to section 100 subsection 2A and other applicable provision of the companies and rule framed thereunder, we submit this requisition to you for convening an extraordinary general meeting of shareholder of Tata Motors in the manner prescribed under applicable law to pass the following 2 resolution। So ये टाटा सन्स ने अप्लाई किया था टाटा मोटर्स को कि इतनी मेरी होल्डिंग है, इसके बेसिस पे मैं आप लोग से अप्लाई कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस डायरेक्टर को रिमूव कर दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हो 2 आइटम है, 2 डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए।
एनेक्चर के तौर पे इसे अटैच किया गया है नोटिस में। नोटिस ऑफ द मीटिंग देते हैं, उसके साथ मैप अटैच रहता है, अटेंडेंस स्लिप अटैच रहता है और साथ में वोटिंग जो होता है वो भी अटैच रहता है। ये आप जो देख रहे हो ये टाटा ने स्टॉक एक्सचेंज को दिया था एज अ डिस्क्लोजर। सेबी के एलओडीआई के सेबी के एलओडीआई में जो बताया गया है कि डिस्क्लोजर करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड है टाटा। सो उनको ये बता रहे हैं कि हाँ ऐसा लेटर आया था उनके पास इन अकॉर्डेंस विथ रेगुलेशन 30 सबसेक्शन 1 ऑफ सेबी एलओडीआर। जैसे कि आप देख रहे हो, वी वुड लाइक to inform you that the company has received a requisition and a special notice dated 10 November 2016 under section 100 subsection 2A and 115 of Companies Act 2013 and rules thereunder from Tata Sons Limited. Tata Sons Limited से उसे ऐसा requisition मिला है। The company's promoter and shareholder representing Itna of company's voting capital for convincing an extraordinary general meeting of the company for considering and passing resolution for the removal of Mr. Cyrus P. Mistry and Mr. Nusli N. Wadia, director of the company under section 169 के अंदर रिमूवल का ऐसा नोटिस आया है। तो इस बारे में जैसा कि आप देख रहे हो 11 नवंबर को स्टॉक एक्सचेंज को बता दिया गया, जबकि उन्हें मिला था 10 नवंबर को, यानी 24 घंटे के अंदर ये चीज़ स्टॉक एक्सचेंज में सर्कुलेट कर दिया गया बाई कंपनी टाटा मोटर्स ने ऐसे सर्कुलेट कर दिया। सो जो भी टाइम पीरियड बताया गया है सभी के एलओडीआई के अंदर, कंपनीज एक्ट में एक रूल है कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल 2014। उसका अगर आप पॉइंट 23 देखो तो वहाँ स्पेशल नोटिस के बारे में बताया गया है, कौन लोग स्पेशल नोटिस भेज सकते हैं वो बताया गया है, क्या टाइम पीरियड मेंटेन करना है उसके बारे में भी बताया गया है। सो स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड टू बी गिवन टू द कंपनी शैल बी साइन ईदर इंडिविजुअली और collectively by such number of members holding not less than 1% of total voting power or holding share on which aggregate sum of not less than 5 lakh rupee has been paid up on the date of notice। यानी जिनके पास 1% वोटिंग पावर हो या फिर और लिखा है यानी या फिर ऐसे लोग जिसके पास कम से कम 5 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल वाले शेयर होल्ड करते हो, होल्डिंग एग्रीगेट सम ऑफ नॉट लेस देन 5 लाख रुपीज़। यानी अब स्पेशल नोटिस वही लोग दे सकते हैं, या तो अकेले या तो कलेक्टिवली भी देखा जाए, अगर उनके पास 1% वोटिंग पावर है मिल अकेले या मिल के, या फिर जो वो शेयर होल्ड कर रहे हैं ऑन विच एग्रीगेट सम ऑफ नॉट लेस देन 5 लाख रुपये हैज़ बीन पेड अप, मिनिमम 5 लाख रुपये तक पेड अप है, वैसे लोग कर सकते हैं कंपनी को अप्लाई कि हाँ हम इस फलाना डायरेक्टर को हटाना चाहते हैं। और जो भी रिक्वायरमेंट है स्पेशल नोटिस कितने टाइम गैप में देना है या कितना मेंटेन करना है, इन सब के बारे में यहाँ दिया हुआ है। सो इस सेक्शन का भी पता होना ज़रूरी है अगर आप स्पेशल नोटिस और सेक्शन 169 को डिटेल में समझना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने कोशिश किया है कम से कम टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता सकूँ। एक और पॉइंट मुझे ध्यान में आ रहा है, वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कई बार डायरेक्टर लिख देते हैं कि हाँ वो लाइफ टाइम के लिए डायरेक्टर है। फ्रेंड्स, ऐसे डायरेक्टर को भी अंडर सेक्शन 169 में हटाया जा सकता है। सो ये कुछ पॉइंट ऐसे थे जो मैंने समराइज़ करके कोशिश किया आपको बताने का ऑफ सेक्शन 169 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगर अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन या क्वेरी आता है तो कमेंट में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी उन सब का जवाब देने के लिए। So this is CS Manisha signing off. Thank you. Bye-bye.